हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मैं 30 साल से अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया, स्टूडेंट लोगों का प्रॉब्लम मैं खुद देखा, मेरा सब सॉल्व भी किया। 30 साल से ऐसे ही आता रहा, तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों का साथ साझा करें, ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है अगर मैं सॉल्व कर सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन थोड़ा देर हो गया। बनाऊंगा बोल के यार झमेला रहता है काम का, तो देर आया दुरुस्त आया, कोई बात नहीं। 1 महीने में मैं ये वाला चैलेंज लिया कि 1 महीने में मैं ये कोर्स पूरा एक क्लास 11 का 1 महीने में करा दूंगा। तो कराया। जिसका जिसका जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ मुझे बता देना, कि कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला फाइनल अकाउंट का सीरीज़ है। इसमें 3 वीडियो हो चुका है, अभी 4 नंबर वीडियो चल रहा है। तो पहला दिन सिखाया सिंपल विदाउट एडजस्टमेंट। तो पिछले वाला वीडियो देख लेना कैसे किया, तो चार्ट दिया, चार्ट समझाया। तो आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, सिंपल सा। अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, थोड़ा आज थोड़ा घुमा के देगा ऐसे सर पे, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये सब थोड़ा घुमा के देगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला नंबर काम क्या है, चार्ट याद करना। चार्ट में दिया है, चार्ट याद करो भाई। ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आइटम आता है, और एक्सपेंसेस रहता है डेबिट में, एसेट्स रहता है डेबिट में, फॉर्मूला में है एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट में रहता है, इनकम और लाइबिलिटी क्रेडिट में रहता है। तब हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, तब खर्चा को ढूंढेंगे ट्रेडिंग का डेबिट साइड से, और उसका साथ एडजस्टमेंट है कि नहीं वो देखेंगे नीचे। एडजस्टमेंट मतलब यहाँ का चीज़ उसका साथ ऐड करना पड़ता है, एडजस्टमेंट का चीज़ बैलेंस शीट में भी जाता है। ठीक है, और लाइबिलिटी में जाता है एसेट्स, लाइबिलिटी बता दिया। अच्छा, तो इस साम में देखो, इस साम में देखो डेप्रिसिएशन एक तो नया चीज़ आया। डेप्रिसिएशन मतलब जितना परसेंटेज बोलेगा, एक चीज़ हम लोग बिजनेस, एक एसेट्स हम लोग बिजनेस में जितना दिन यूज़ किया उतना दिन का डेप्रिसिएशन। कुछ डेट वेट नहीं दिया तो हम लोग 1 साल का लेंगे। अगर बोला, कभी कभी बोल देता है नेक्स्ट शाम जो कराऊंगा उसमें दिया हुआ है, अच्छा ये वाला बता दूंगा, ये वाला 5% डेप्रिसिएशन ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में बैठा देंगे। बैलेंस शीट में जाके फर्नीचर से डेप्रिसिएशन जितना अमाउंट हुआ वो माइनस कर देंगे। हो गया डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन। शाम तो करेंगे, पता चल जाएगा। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, सैलरी का साथ ऐड करेंगे, और देना बाकी है बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। ये देखो हम लोग का ये वाला ईयर एंडिंग हुआ दिसंबर में। दिसंबर में ईयर एंडिंग ना मार्च में 31 मार्च। अच्छा, मार्च में। तो ईयर एंडिंग दिसंबर में होने से होता है कैलेंडर ईयर, और दिसंबर में होने से कैलेंडर ईयर, 31 मार्च में ईयर एंडिंग होने से फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हम लोग बना रहे हैं मार्च में, तो 3 महीने का ये वाला डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा। दिसंबर से लेकर मार्च तक ये 3 महीने का प्रीपेड हो जाएगा, खर्चा प्रीपेड। अच्छा, वेजेस हैव बीन पेड अप टू जून। तो ये वाला जून महीने तक, ईयर एंडिंग से लेकर जून महीने तक, ये जो 3 महीना है ये वाला का हो जाएगा प्रीपेड। बेड डेट्स का फॉर्मूला बताया, बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। यहाँ पर तो फर्दर नहीं है, तो बेड डेट्स और फर्दर बेड डेट्स को बेड डेट्स का हिसाब से डील करेंगे। लास्ट क्लास में पढ़ाया वो वाला देख लेना, इसका पहले क्लास में भी थोड़ा समझाया, वो भी देख लेना। बेड डेट्स का प्रॉब्लम आज नहीं बताऊंगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये तो हुआ ईयर एंडिंग का स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। कमीशन एक्रूड 200 रुपया, 100 रुपया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 200 रुपया। ये वाला क्या बात हुआ, एक ही चीज़ को 2 बार लिख दिया। कमीशन रिसीव भी हो सकता है। हमारा बिजनेस में सपोज 50 आदमी के साथ हम लोग का डीलिंग होता है, कोई आदमी से हम लोग इनकम हो चुका है, पहले वाला 7 नंबर इनकम हो चुका है, लेकिन हम लोग पाया नहीं। ये वाला इनकम पाना बाकी है। कमीशन क्रेडिट में बैठा, ट्रायल का क्रेडिट में है, वहाँ से पता चल जाएगा भाई ये वाला तो इनकम का मामला है। तो एक आदमी का पास हम लोग 100 रुपया पाएंगे, और एक आदमी 200 रुपया वो लोगों से हम लोग एडवांस पा लिया, या हम लोग एडवांस ले लिया। तो ऐसा भी हो सकता है। एक ही बिजनेस में सिर्फ एक आदमी नहीं रहता है, याद रखना। ऐसा कोई क्वेश्चन कोई किताब में नहीं मिलेगा। मैं एक्सप्लेन करने के लिए, ये समझाने के लिए, तोड़ मोड़ के समझाने के लिए मैं ये वाला दिया। तो एक बिजनेस में एक आदमी नहीं रहता है, एक बिजनेस में स्टाफ एक जन नहीं रहता है। किसी का एडवांस होता है, किसी का आउटस्टैंडिंग होता है। उसी हिसाब से इनकम में भी ऐसा हो सकता है, आदमी तो एक जन नहीं रहता है, डिफरेंट आदमी के साथ हम लोगों को डीलिंग करना पड़ता है। कोई आदमी हम लोगों को एडवांस दे दिया, और कोई आदमी हम लोगों को हम लोग पाने वाला बन जाते हैं। एक्रूड होता है, इनकम को एक्रूड बोलता है। इनकम का कितना नाम है, क्या है, वो डिटेल्स मेरा किताब में लिखूंगा,
यहाँ पर बात बढ़ाने से लाभ नहीं होगा, तो वो वाला डिटेल्स दे दूंगा कि इनकम का इतना इतना नाम, आउटस्टैंडिंग इनकम का इतना नाम होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम का नाम इतना होता है, आउटस्टैंडिंग खर्चा का नाम ये होता है, वो सब बता दूंगा, किताब में लिख दूंगा, समझ जाओगे। तो ये वाला तो इधर आया ओपनिंग स्टॉक, इधर आया क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट से आता है ट्रायल में, तो इधर परचेज इधर सेल, ये तो चार्ट बता देगा सब कुछ, मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ सिर्फ। कैरेज इनवर्ड, अच्छा यहाँ पर तो कुछ नहीं है, और देखो प्रीपेड, कैरेज वेजेस प्रीपेड, वेजेस प्रीपेड हुआ, वो कैसे हुआ देखते हैं हम लोग। वेजेस कितना, वेजेस 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 6,000 है, तो जून तक के लिए शायद दिया, हाँ जून तक के लिए दिया, तो मार्च से लेकर अप्रैल मई जून 3 महीने का पैसा एडवांस दिया हम लोग वेजेस। अच्छा, वो देखो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग नहीं बोल के यहाँ पर थोड़ा घुमा के बोल रहा है कि 3 महीने का एडवांस रह गया, हो गया। ये वाला भी वेजेस भी एडवांस होगा, क्योंकि हमारा 31 मार्च में ईयर एंडिंग है और जून तक के लिए हम लोग पेमेंट किया, तो वेजेस जितना हुआ उसमें से हम लोग प्रीपेड काट लेंगे, जून 3 महीने का हो गया। बेडर से रिलेटेड चीज़ देख लेंगे बाद में। अच्छा ये वाला हुआ क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला कमीशन रिसीवेबल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक होगा ऐड, एक होगा लेस। ये वाला कमीशन हम लोग एक आदमी से 100 रुपया पाना बाकी है, और एक आदमी को हम लोग एक आदमी से ज़्यादा ले लिया 200 रुपया, तो कमीशन कहाँ बैठता है, कमीशन क्रेडिट में बैठता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में आ जाओ। देखो 100 रुपया ऐड किया, कमीशन एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग पाना बाकी है, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 200 रुपया, तो ये वाला खर्चा प्रीपेड किया एसेट्स होता है। इनकम एडवांस पाया, ये वाला लाइबिलिटी होता है। इनकम पाना बाकी है, एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, इसका उल्टा खर्चा। लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये लाइबिलिटी होता है, इसलिए लाइबिलिटी में जाएगा। कमीशन पाना बाकी है, ये वाला एसेट्स में जाएगा। आउटस्टैंड, अच्छा कन्फ्यूज मत होना, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस प्रीपेड एसेट्स। इनकम प्रीपेड नहीं होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को एक ही चीज़ है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्सपेंसेस प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस दे दिया हम लोग, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बोल सकता है, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस होने से, प्रीपेड होने से एसेट्स होता है, और हम लोग किसी से लिया एडवांस तो ये वाला लाइबिलिटी होता है। बस मैं इस शाम को लाया इसलिए ताकि स्टूडेंट को ये समझ में आए, ताकि प्रीपेड और क्या बोलता है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को सीधा नहीं बोलता है, कभी कभी इसको घुमा के देता है। हमारा ध्यान रहना चाहिए, जो बात बोल रहा हूँ बात को ध्यान में रखना, तो याद हो जाएगा। हम लोग जब किसी को पेमेंट करेंगे, मतलब हम लोगों का ईयर एंडिंग पहले देखना पड़ता है। हम लोग का ईयर एंडिंग लक्ष्मण रेखा कितना है, दिसंबर है या मार्च है, उस हिसाब से डेट को कैलकुलेशन करके कितना महीने का एडवांस दे दिया, कितना महीने का आउटस्टैंडिंग बाकी है, वाला हम लोग देखेंगे। ये वाला पहचानने के लिए, इसका साथ इंट्रोडक्शन कराने के लिए मैं ये वाला एग्जाम्पल लाया। तो बाकी सब ईजी है, बाकी सब समझ जाओगे, कैपिटल का साथ क्या क्या ऐड होता है। और एक बात है, लोन का ऐसे तो बाकी चीज़ आउटस्टैंडिंग, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग बाहर में लिख दिया, और बिल्स पेएबल ये वाला लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। लेकिन लोन का अमाउंट क्या होता है, लोन जब हम लोगों को देता है बैंक या कोई, तो 10,000 रुपया है, अभी इंटरेस्ट हुआ 300 आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो ये वाला कैपिटल का साथ, कैपिटल अमाउंट का साथ 300 रुपया ऐड हो जाएगा, होके बैठेगा बाहर। ये वाला डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको लोन का साथ अमाउंट। अच्छा और एक बात है, 6% लोन, इसका मतलब है 6% करके लोन जो है वो हम लोग 6% करके ईयरली लिया है, और इसको बोलता है ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ट्रायल, इनर ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, वो जो 6% दिया रहेगा। कभी कभी इन्वेस्टमेंट भी देगा इसे, हम लोग कहीं पर इन्वेस्ट किया, कोई कंपनी का डिबेंचर खरीदा, 6% 10% इन्वेस्टमेंट किया डिबेंचर में, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा इनर ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट। खाली एडजस्टमेंट नीचे रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये वाला को बोलता है इनर ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट। अभी लोन कब लिया कुछ नहीं बोला, तो 1 साल का ले लेंगे, अभी लोन का ऊपर इंटरेस्ट होगा, और बोला है ये वाला लोन लिया साल का बीच में, तो जिस दिन लिया उस दिन से क्लोजिंग डेट तक इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, और हम लोगों को देखना पड़ेगा हम लोग दिया कितना और इंटरेस्ट टोटल हुआ कितना, हम लोग दिया कितना। अगर कम दिया तो आउटस्टैंडिंग, ज़्यादा दिया तो प्रीपेड। अच्छा, इनर ट्रायल बैलेंस समझाया, और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को डिफरेंट ढंग में बोल सकता है, यह ढंग सिखाया तुम लोग। अभी देखो एक नया चीज़ आया बैलेंस शीट में, यहाँ पर बेड का मैटर आज समझा नहीं रहा हूँ, खिचड़ी हो जाएगा, तुम लोग फॉर्मूला के साथ मिला के देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोल देना। अच्छा अभी आउटस्टैंडिंग भी नहीं कराऊंगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग समझा दिया। रेंट प्रीपेड, रेंट पेड 11 महीने का, वो देखो हम लोगों का 12 महीने का रेंट देना चाहिए, हम लोग 12 महीने का हिसाब कर रहे हैं, तो 11 से तुम जितना पेमेंट किया उसको डिवाइड करो और 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 महीना बाकी है, तो प्रीपेड निकल कर रेंट आउटस्टैंडिंग निकल के आ जाएगा। हम लोग रेंट 11 महीने का दिया बोल रहा है, तो 1 महीने का बाकी, तो 1 महीने का कैसे निकलेगा, 11 महीने का जितना रेंट हुआ
उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का निकल जाएगा, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन, देखो लोन फ्रॉम बैंक बोला, कब लोन का ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा, वो दिया हुआ इसमें प्रीपेड लोन 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 वो देखो लोन का रेट है 8%। और लोन लिया कब जुलाई में, तो कितना महीने का इंटरेस्ट होगा? हम लोग का ईयर एंडिंग है मार्च, रुको, लोन लिया 25,000, तो उसका 8% निकालो, तो जुलाई से मार्च तक कितना होगा? 9 महीने का। पेड किया कितना, देखो इंटरेस्ट कितना पेड किया, इंटरेस्ट निकालो, यहाँ पर होगा, डेबिट साइड में होगा। मशीनरी फर्नीचर अगर नहीं है तो नहीं है, पूरा अमाउंट ही आउटस्टैंडिंग होगा। ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हुआ नहीं है इंटरेस्ट, इसका मतलब पूरा अमाउंट देना बाकी है अभी। अच्छा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। मशीनरी का ऊपर 10% इंटरेस्ट लो। अच्छा, मशीनरी का ऊपर इसका साथ ही एक ही लाइन में लिखना चाहिए था, ये नीचे लिख लिया। अच्छा कोई बात नहीं। और मशीनरी का साथ क्या हुआ, मशीनरी हम लोग का 50,000 है, उसमें 10,000 रुपया का मशीनरी हम लोग परचेज किया, टोटल मशीनरी 50,000 का है, उसमें से 10,000 रुपया का मशीनरी हम लोग खरीदा अक्टूबर में, तो ये 10,000 का ऊपर होगा, 3 महीने का डेप्रिसिएशन परसेंटेज लगाएंगे। और बाकी बचा 40,000, इंक्लूड बोला, उसमें इंक्लूड हुआ है, 50,000 में इंक्लूड किया हुआ है 10,000, ये 10,000 का बारे में जिक्र कर रहा है, 10,000 इंक्लूड है 50,000 में, तो 50,000 को 2 पार्ट कर दो, एक पार्ट 10,000 एक पार्ट 50,000, तो ये वाला चैप्टर जब कराऊंगा ना और क्लियर होगा डेप्रिसिएशन। तो 10,000 का ऊपर 3 महीने का, और 40,000 का ऊपर होगा पूरा साल का डेप्रिसिएशन। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। और एक चीज़ सिखाऊंगा यहाँ पर, नया आया, गुड्स हम लोग का 10,000 रुपया का जल गया, और इंश्योरेंस किया हुआ था हम लोग, तो इसलिए इंश्योर कंपनी देगा बोला, इंश्योर कंपनी बोला नहीं 10,000 नहीं होगा, 8,000 दूंगा हम लोग, बाद में लीजिएगा, कुछ दिन बाद मिलेगा, उतना सा बात है। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोलने से जितना रुपया का सामान जलेगा, ग्रॉस लॉस हम लोगों का कितना हुआ? 10,000, तो 10,000 पार्ट 6 से माइनस हो जाएगा। इंश्योर कंपनी दिया कितना? 8,000, तो हम लोग का लॉस कितना हो गया? 10,000 माइनस 8,000 कितना हुआ? 2,000 रुपया हम लोग का गया पानी में, आग में गया, ये 2,000 रुपया नहीं पाएंगे, तो 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में आएगा, 10,000 ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस होगा। 3 बात याद रखना, 10,000 ट्रेडिंग का डेबिट साइड में परचेज से माइनस होगा, और 8,000 जाएगा बैलेंस शीट का एसेट्स में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग पाने वाला है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया। जैसे सेल करता है हम लोग, किसी के पास सामान बेचता है तो पार्टी का नाम डेबिट करता है, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम डेबिट करता है और सेल्स करता है, तो उसी हिसाब से ये वाला का पास मतलब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से पाने वाला है, वो हम लोग का डेटर बन गया, वो लोग उसे पाएंगे, ये वाला 8,000 जाएगा डेबिट साइड में या एसेट साइड में। तो 3 बात हुआ गुड्स डिस्ट्रॉयड होने से। एक पहला नंबर जिंदगी पूरा दिमाग में बैठा दो, पहला 10,000 जला, बस इंश्योरेंस कंपनी में हम लोग कंप्लेन कर दिया, ठीक है, हम लोग का जला 10,000, तो ये वाला परचेज से माइनस होगा। 8,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से बाद में मिलेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बन गया हम लोग का डेटर, वो लोग उसे पाएंगे, पाने वाला हम लोग बन गया, तो ये वाला जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अभी दिया नहीं अब तक, तो ये वाला जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का नाम पे लिख के रखूंगा, एसेट्स में जाएगा, ये वाला एसेट्स पाएंगे। और 2,000 रुपया लॉस हो गया, ये तो और किसी से भरपाई नहीं कर पाएंगे, ये वाला 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये 3 बात याद रख लेना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर होने से, गुड डिस्ट्रॉयड बाय तुम्हारा फ्लड हुआ, रायट हुआ, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो जितना लॉस हुआ वो परचेज से माइनस होगा। परचेज किया गुड्स बोला, तो अगर बोलता फर्नीचर तो फर्नीचर से माइनस होता है, गुड्स बोला इसलिए परचेज से माइनस हुआ, और जो पैसा नहीं पाएंगे इरिकवरेबल वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, और जो हम लोग पाएंगे जिसका पास से पाएंगे, किसका पास से पाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पाएंगे, ये वाला जाएगा एसेट साइड में। अभी और एक बात है, ये तो इंश्योरेंस कंपनी बोल दिया कि बाद में पाएंगे, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 8,000, तब क्या होगा? ये 2 स्टेप तो ठीक ही है, परचेज से माइनस होगा 10,000, एक्चुअल लॉस तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, और हम लोग जिस दिन फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस दिन हम लोग एक तो बैंक स्टेटमेंट भी लाते हैं बैलेंसिंग करने, मतलब बैलेंस को फेयर करने के लिए, तो हम लोग तो स्टेटमेंट लेके आ गया घर में, थोड़ा बाद मैसेज आया कि आप लोग का 8,000 रुपया अभी घुसा है आप लोगों का अकाउंट में। बात क्या है, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग जो पैसा पाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को चेक दे देता है, कैश नहीं देता है, तो ये वाला चेक हम लोग का बैंक में लाकर जमा कर देते हैं। अगर बैंक फाइनल अकाउंट बनाने का पहले अगर कलेक्शन कर लेता है, बैंक में पैसा आ जाता है, तो बैंक का जो हम लोग स्टेटमेंट लाते हैं उसमें घुसा हुआ ही रहता है, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जिस दिन हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहा है, बैंक से स्टेटमेंट ले आया, ये वाला एडजस्टमेंट में मेंशन किया हुआ रहेगा, कि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट जिस दिन ट्रायल बैलेंस ले रहा हूँ
लेके आया बैंक से, उसी दिन ट्रायल बैंक स्टेटमेंट लाने के बाद तुरंत बाद ही आ गया पैसा। ऐसा होता है ना कभी कभी। तब और बैलेंस शीट में कुछ बैठने का, बैलेंस शीट में खाली 8,000 रुपया ऐड करना पड़ेगा बैंक अमाउंट का साथ। ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ, रिसीव बोल लिया, रिसीव किया 8,000, तो बैंक स्टेट में रहेगा ये 8,000। ये हम लोगों को ऐड लेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। अगर बैंक स्टेट में हम लोग जिस दिन बैलेंस शीट बना रहा है उस दिन बैंक स्टेटमेंट लाया, उसमें ये 8,000 नहीं घुसा और हम लोग घर आते आते बीच में घुस गया, इस टाइम में घुस गया पैसा, तो मैसेज आया, मोबाइल में मैसेज आया आपका 8,000 रुपया भी घुसा है, तो ये वाला को हम लोग एडजस्टमेंट में लिख के रखेंगे। शाम करने का टाइम उसको कंसीडर करेंगे कि भाई हम लोग जो स्टेटमेंट लाया उसमें ये 8,000 नहीं है, देखेंगे स्टेप चेक करके देखेंगे। तो अगर 8,000 रुपया ऐड किया हुआ नहीं है बैंक ने, तो बैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा, अभी 8,000 रुपया बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ है कि नहीं? अगर क्लियर नहीं हुआ और एक बार पोज करके देख लेना। अच्छा, और एक बात यहाँ पर सिखा रहा हूँ, नया चीज़ ही वाला। प्रोवाइड मैनेजर को तो सैलरी मिलता ही है, इसके बाद कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है आपको नेट प्रॉफिट का ऊपर 10% दे देंगे। अभी नेट प्रॉफिट का जो 10% देंगे उसका 2 कंडीशन होता है। एक है ये भाषा है, भाषा मतलब इस कमीशन का भाषा है, भाषा मतलब लैंग्वेज है, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका 2 फॉर्मूला है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होने से जितना परसेंट हम लोग को लेना है वो ऊपर में लिखेंगे 10% और नीचे लिखेंगे 110, 100 + 10। अगर बोला बिफोर चार्जिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये भाषा है, भाषा, इस कमीशन का भाषा है, अपना भाषा है। आफ्टर चार्ज हम लोग परीक्षा में देखेंगे, ये वाला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला ना बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला। अगर आफ्टर सच कमीशन बोला तो रेट प्लस 100+ रेट से प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके निकलेगा अमाउंट कितना देना पड़ेगा मैनेजर को। अगर बोला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब फॉर्मूला होगा परसेंटेज जितना दिया हुआ रहेगा वो रहेगा ऊपर और नीचे 100 होगा बिफोर बोलने से। याद रखना, ये वाला पोज करके और एक बार देख लेना। अच्छा, अभी शाम करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट समझ गया कैसे 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 करना है। और तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स से माइनस हुआ, रिटर्न हुआ, ये भी माइनस करके 71,000 हुआ। वेजेस आउटस्टैंडिंग क्या बोलेंगे, वाला हो गया, वेजेस के साथ आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, तो ये दोनों साइड को बैलेंसिंग करें, बैलेंसिंग तो आता है, डेबिट साइड ऐड करो, क्रेडिट साइड ऐड करो, राफ में लिखो। इसके बाद बड़ा साइड को दोनों साइड में लिखो। लेफ्ट साइड कम हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर राइट साइड कम हुआ तो ग्रॉस लॉस होगा, याद रखना। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इधर, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट एंड लॉस का इधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का इधर राइट साइड हुआ इनकम का साइड, लेफ्ट साइड खर्चा का साइड। अच्छा, और देखो एक आउटस्टैंडिंग बोला ना 11 महीने के लिए दिया 22,000 रुपया, तो हर महीने में कितना आ रहा है, 11 से 22,000 को डिवाइड करो, 2,000 करके आ रहा है। 1 महीने का बाकी है, 11 महीने का दिया, 1 महीने का बाकी, आउटस्टैंडिंग लिख दिया। लॉस बाय फायर, ये तो आएगा बोला 2,000 रुपया, 2,000 कमीशन, यहाँ पर 2,000 लिख लेना। स्क्रीनशॉट जब लेगा 10,000 माइनस 8,000, लॉस बाय फायर 2,000 रुपया लिख लेना, यहाँ पर लिखा नहीं, ये वाला लिख लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक होता रहता है। अच्छा, याद रखना, ये वाला 10,000 माइनस 8,000, जला हम लोगों का सामान 10,000 का, इंश्योर कंपनी ने सिर्फ 8,000 रुपया दिया, तो 2,000 रुपया नहीं मिला हम लोगों को, ये वाला जाएगा खर्चा में, लॉस में, लॉस साइड। अच्छा, 6 महीने का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कुछ दिया नहीं हम लोग, बैंक लोन का इंटरेस्ट दिया नहीं, तो पूरा 6 महीने का ही होगा आउटस्टैंडिंग। वो जो बैंक इंटरेस्ट बोला ना, इनर ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, उसको 8% ना कितना है वाला देख लेना, कितना परसेंट दिया, वो परसेंटेज के हिसाब से 6 महीने का कब खरीदा ये बोल रहा है। अच्छा, आ गया बैड डेब्ट का मामला। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी ऐड होता है, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू आरडीडी ऐड होता है, लेस ओल्ड आरडीडी होता है। यहाँ पर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स को डायरेक्ट लिखो, जब ओल्ड आरडीडी नहीं रहता है, मैं कैसे सिखाया, 600 रुपया बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पर लिखो, और न्यू प्रोविजन को अलग लिखो, और ऐसा लिखने से भी चलेगा। और वो वाला मैं जो बोल रहा हूँ वो वाला लिखोगे तो दौड़ेगा, ठीक है, ये चलेगा लेकिन दौड़ेगा। तब बैड डेट्स और फर्दर, जब ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट नहीं रहता है तो बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स को ऐड करके यहाँ पर लिखो। और न्यू आरडीडी कैसे लिखता है, डायरेक्ट लिखो 1,000, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल के 1,000 लिखो, क्योंकि इसका तो 2 साथी नहीं है, एक साथी नहीं है फर्दर बैड डेट्स, और ओल्ड रिजर्व नहीं है। अच्छा, ये वाला पार्ट हो गया, एक जगह में नहीं होता है, इसको थोड़ा अलग कर दिया। देखो डेप्रिसिएशन में क्या बोला था, समझ में आया, ये वाला क्या बोला, ये वाला ऐसा लिखने से चलेगा, लेकिन अगर बैड डेट्स ओल्ड रिजर्व नहीं रहता है तो बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स को ऐड करके लिखता है हम लोग एक साथ, और न्यू आरडीडी को अलग दिखाता है। ऐसा लिखने से चलेगा, अब मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा लिखने से दौड़ेगा, याद रखना। डेप्रिसिएशन यहाँ पर होना चाहिए, ये वाला ज्वाइंट कर लेना तुम लोग, जब स्नैपशॉट लोगे लेने के बाद ये दोनों पार्ट एक साथ जोड़ लेना,
अच्छा, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हुआ और देखो 10,000 का ऊपर 3 महीने का और 40,000 का ऊपर 4,000, तो कितना हुआ 4,250। ठीक है, पहले समझाया 50,000 है, उसमें 10,000 रुपया हम लोग खरीदा अक्टूबर में, तो ये वाला डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन एक का होगा 3 महीने का, 40,000 का 50,000 का डेप्रिसिएशन है हम लोग का ट्रायल में, और नीचे बोला 10,000 का फर्नीचर हम लोग कब खरीदा, जिस दिन खरीदा वो वाला का होगा 3 महीने का, और 10,000 जो फर्नीचर जो 50,000 है उसमें घुसा हुआ है 10,000, वो वाला हम लोग खरीदा है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा, ईयर एंडिंग, और देखो ईयर एंडिंग कितना कंफ्यूज करा देता है, इसलिए हमेशा याद रखना दिसंबर, ईयर एंडिंग दिसंबर है, कैलेंडर ईयर है जनवरी से दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर है। ईयर को सारा जिंदगी ध्यान से देखना। अब मेरा भी कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है, मैं भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना ये वाला ईयर एंडिंग कन्फ्यूज करा देता है। कुछ नहीं है इसमें टेक्निकल बात, लेकिन कन्फ्यूज करा देता है कभी कभी। तुम लोग सोचोगे मार्च ये दे देगा क्वेश्चन में, परीक्षा का क्वेश्चन में दे देगा दिसंबर। अच्छा से क्वेश्चन पढ़ना, ईयर एंडिंग कब है अच्छा से देखना। और ये वाला जो तुम्हारा एडजस्टमेंट दिया, थोड़ा नया चीज़ आया। अच्छा ठीक है, अभी आया तुम्हारा मैनेजर्स का कमीशन। मैनेजर का कमीशन निकालने का एक तो ढंग है, मतलब एक तो टेक्निक अलग है। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करो, करने के बाद आएगा तुम्हारा बीइंग प्रॉफिट चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। ये बैलेंस नेट प्रॉफिट, यहाँ पर और कुछ लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, अपना भाषा में लिख लो। ये जो प्रॉफिट निकला ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ये वाला नेट प्रॉफिट नहीं है। मैनेजर्स कमीशन निकालने के लिए हम लोग इस साइड से इस साइड को माइनस करके एक्टिव प्रॉफिट निकाला, उस प्रॉफिट का ऊपर मैनेजर्स कमीशन होगा। तो मैनेजर्स कमीशन बोलने से ही ऐसा करना पड़ता है हम लोग को। तो ये वाला अमाउंट लाया, ये वाला अमाउंट ला के यहाँ पर डाल दिया, ये वाला बोला आफ्टर चार्जिंग चार्ज कमीशन, तो ये वाला हुआ 110, 100 + 10 वाला रेट। अगर बोलता बिफोर चार्जिंग चार्ज कमीशन, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बोलता बिफोर चार्जिंग चार्ज कमीशन, तो होता 10/100। इसके बाद निकलेगा जो ये वाला निकलेगा नेट प्रॉफिट, ये वाला कैपिटल का साथ ऐड होगा। कैपिटल का साथ क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या लेस होता है बता दिया, चार्ट में देख लेना। तो मैनेजर्स कमीशन निकालने के लिए ये पार्ट हम लोग एक्स्ट्रा सीखा। आज डेप्रिसिएशन भी सीखा। डेप्रिसिएशन का मतलब थोड़ा हम लोग ट्विस्ट लगा के किया। ऐसे जनरली डेप्रिसिएशन होता है 10% दे देता है हम लोग यहाँ पर लिख के, फर्नीचर का हुआ इतना, मशीनरी का हुआ इतना, ये जो जो चीज़ का डेप्रिसिएशन होता है टोटल डेप्रिसिएशन को यहाँ पर लिखते हैं। और इनर कॉलम, इसको इनर कॉलम बोलता है, और अंदर में जो लिखता है और बाहर में फाइनल कॉलम में जो लिखता है उसको बोलता है आउटर कॉलम। तो ये वाला डेप्रिसिएशन सीख लिया, मैनेजर्स कमीशन सीख लिया, आज नया सीखा, और गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिख लिया। ये ज्वाइन कर देना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ज्वाइन कर देना, ये वाला अलग पार्ट नहीं है, एक ही है। तो हो गया। अभी यहाँ से ये पर्वत खुद के हम लोगों को क्या निकला, नेट प्रॉफिट निकला। ये नेट प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में। और ये वाला भी मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग, प्रोवाइड बोला ना, प्रोवाइड बोलने से कि मैनेजर के लिए भी कुछ रखो भाई, मैनेजर को 10% देना पड़ता है, तो ये वाला भी बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि देना पड़ेगा मैनेजर को। तो ये वाला होगा लायबिलिटी और नेट प्रॉफिट में जाएगा। ये वाला डेप्रिसिएशन जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से माइनस होगा। अच्छा, और प्रोविजन, न्यू प्रोविजन सिर्फ न्यू प्रोविजन जाएगा। बोला था बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, 2 फर्दर बैड डेट्स, फर्दर डिस्काउंट, और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट और न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, ये 2 चीज़ जाएगा। 2 फर्दर 2 न्यू जाएगा बैलेंस शीट में। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो ये वाला डेटोर से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में जाके। और इंटरेस्ट, बैंक लोन लिया था उसमें इंटरेस्ट हुआ 1,000, ये वाला देना बाकी है। इंटरेस्ट का लिखने का ढंग बोल रहा हूँ, बैंक इंटरेस्ट का, बैंक लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखने का ढंग थोड़ा अलग है बैलेंस शीट में, वो कैपिटल अमाउंट का साथ ऐड करके लिखना पड़ता है। अच्छा, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पर 2,000, ये वाला जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। ये वाला जाएगा वेजेस भी बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये तो सेपरेटली बोल दिया, याद रखना हमेशा। अभी जैसे गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, भाई परचेज से माइनस होगा, एक्चुअल लॉस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। इंश्योरेंस कंपनी बोला बाद में देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगा। अगर बोला पा लिया, तो ये वाला बैंक में घुसा हुआ रहता है। अगर कोई झमेला हुआ, झमेला कब होता है, हम लोग स्टेट बैंक से स्टेटमेंट ले आया, इसके बाद आते आते रास्ते में रह गया हम लोग, तब आया मैसेज खुल के देखा, वो 8,000 रुपया घुस गया इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को कैश नहीं देता है, पहले चेक देता है। चेक हम लोग का बैंक में जमा करते हैं, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों का कैश देता है। तो कैश आते आते, मुझे एक तो गाना है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ट्रायल बैलेंस हम लोग बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, बैंक स्टेटमेंट भी ले लिया, इसके बाद तुरंत पैसा आ गया। तो इसको थोड़ा दिमाग लगा करना पड़ता है, ऐसा होता है।
ठीक है, ऐसा होता है प्रैक्टिकली, ऐसा होता है। तो प्रैक्टिकल बात सोचना, प्रैक्टिकल मैं प्रैक्टिकल करना से बोल रहा हूँ ये बात। हम लोग परीक्षा में क्या करेंगे, सीधा बात, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट किया 8,000, मतलब वो लोग बोला हम लोग 8,000 रुपया देंगे। अगर बोला अगर दे देता हम लोगों को तो ये वाला नहीं आता है। अगर बैंक अमाउंट का अमाउंट नहीं आता, क्योंकि ये वाला बैंक में घुस चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग स्टेटमेंट लेने से पता चल जाएगा ये वाला 8,000 घुसाएगा नहीं, देख लेंगे हम लोग, स्टेटमेंट में देख लेंगे। क्योंकि हम लोग चेक पाते ही, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से चेक पाते हैं ना, तब जब बैंक में जमा करते हैं तो हम लोग कैश बुक में लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी बोल के लिख लेते हैं। तो झमेला होने से इतना तक झमेला हो सकता है, कुछ नहीं। तो पैसा मिल गया तो 2 जगह आता है, पैसा नहीं मिला तो 3 जगह आता है। यहाँ पर 2,000 रुपया लिख लेना, यहाँ पर लिखने में गलती हो गया, कैलकुलेशन ठीक ही किया लेकिन याद ये वाला प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ये यहाँ पर 2,000 रुपया लिख लेना, 10,000 माइनस 8,000, 2,000 रुपया लिख लिया। और लोन कब लिया वो बोला, ट्रायल बैलेंस में खंगाला, देखा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस बैंक लोन इंटरेस्ट का नाम पे कुछ पेमेंट नहीं किया, तो पूरा अमाउंट ही आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। बस इतना सा बात, खाली चार्ट सीखो और टेबल लेके बैठो, रेडीमेड साम्स लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, और चार्ट तो पढ़ाई का टेबल का सामने लगा दो, चिपका दो ऐसे वॉल में, परीक्षा का बाद फाड़ के फेंक दो, नहीं तो ये वाला सारा जिंदगी लगेगा भाई। सेकंड ईयर 12 में भी लगेगा, बीकॉम में भी लगेगा। अभी कर रहा है सोल ट्रेडर का बिजनेस, सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट। सेकंड ईयर में जाओगे तो कॉन्सेप्ट आएगा पार्टनरशिप का, कंपनी का, तो बैलेंस शीट अच्छा से सीखो। अच्छा, और मैं बोला था उसका आउटस्टैंडिंग जर्नल सिखा दूंगा, फाइनल अकाउंट जब कराऊंगा तो जर्नल सिखा दूंगा, ये सिखाऊंगा। क्लास फिनिशिंग जब करूंगा और 1-2 क्लास लगेगा करा दूंगा, और 1-2 क्लास करा देता हूँ तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट वमेंट में लिखो, ठीक है। प्रॉब्लम होने से बोलो। इस चार्ट का मेन बात क्या है, असली बात क्या है, उसको चार्ट है, चार्ट को याद करना पड़ता है भाई। ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ आता है, कौन सा चीज़ पहले आता है, कौन सा चीज़ बाद में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में याद रखना सबसे पहला आइटम प्रॉफिट एंड सैलरी, रेंट, ये सब इंपॉर्टेंट खर्चा हर बिजनेस में होता है, कॉमन खर्चा ये सब आ गया पहले आता है, तो ये सब लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में आता है इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, जैसे परचेज किया तो घर तक लाते लाते जितना रास्ते में खर्चा होता है वो सब होता है, प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा, ये ट्रेडिंग में जाता है। इनडायरेक्ट खर्चा, लेकिन ये सब खर्चा बिजनेस में होता रहता है, लेकिन ये सब के बिना हम लोग बिजनेस कर नहीं सकता है, लेकिन इसको बोलता है इनडायरेक्ट खर्चा। पहला एक छकनी मारा, ठीक है, एक छन मारा तो निकला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, सेल किया, जो आदमी जो चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसको बेच के जो पैसा आता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो ट्रेडिंग में चला गया। अभी बैंक में पैसा रखा, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, अगरा वगैरह मिला, ये सब क्रेडिट क्या क्या आता है ये सब चार्ट बता देगा। तो ये वाला क्रेडिट साइड में हम लोग बैठा दिया इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस नहीं होने से भी नहीं चलेगा, तो लेकिन परचेज और प्रोडक्शन का साथ रिलेटेड नहीं है वो सब खर्चे, जैसे रेंट। इनडायरेक्ट खर्चा क्या क्या है बिजनेस का, डायरेक्ट खर्चा क्या है, डायरेक्ट खर्चा मीन्स परचेज और प्रोडक्शन का साथ रिलेटेड जो खर्चा होता है वो होता है डायरेक्ट खर्चा। परचेज एंड प्रोडक्शन का साथ रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस में जरूरत है, इसको बोलता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का चार्ट देख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट देख लेंगे तो हम लोगों को इनडायरेक्ट खर्चा का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट में जाता है जितना एसेट्स मतलब संपत्ति, जितना संपत्ति है, जितना हाथ में पैसा है, बैंक में पैसा है, किसका पास कितना पाऊंगा, ये सब आता है। नेट अमाउंट यहाँ पर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, सामान हम लोग खरीदा, दुकानदारी कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो ईयर एंडिंग में जो सब दुकान में सामान है उसका वैल्यूएशन किया जाता है। ये तो मुंह से बता दिया, वैल्यूएशन करने का बहुत सारा मेथड है। इसके बाद वैल्यूएशन करता है, स्टॉक वैल्यूएशन बहुत बड़ा बात है। तो स्टॉक वैल्यूएशन करके ये वाला देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तब देखोगे कैसे कैसे मैं तो। और एक बात बोल रहा हूँ, परीक्षा में कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया रहेगा, सपोज क्लोजिंग स्टॉक 10,000, मार्केट वैल्यू उसका 12,000, उसमें से जो कम होता है रियलाइजेबल वैल्यू होता है, जो कम होता है बेच के पैसा कितना मिलेगा, ये दोनों में से जो कम होता है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल के लेंगे। क्वेश्चन में बोलेगा रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 12,000 और कॉस्ट प्राइस हुआ 10,000, ऐसे कुछ बोल देगा। तो याद रखना एक पॉइंट, रियलाइजेबल वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ये दोनों में से जो छोटा होता है वाला हम लोग लेंगे। सपोज कॉस्ट प्राइस दिया 10,000 और मार्केट प्राइस दिया 8,000, तो हो जाएगा 8,000 क्लोजिंग स्टॉक। अगर बोला 12,000 मार्केट प्राइस और 10,000 कॉस्ट प्राइस है तो हम लोग 10,000 ही लेंगे। जो छोटा, ये दोनों में से जो छोटा होता है उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल के लेंगे। मैं एक काम कर रहा हूँ लेकिन डिफरेंट बात बोल रहा हूँ, तुम लोगों को पॉइंट याद रखना, इसलिए वीडियो को बार बार पॉज करके देखना। और बार बार बोल रहा हूँ, कोई बोलता है भाई इलास्ट्रेशन मत देखो, अरे बाबा ये सीखो तो पहले टेक्निक लिया, कॉन्सेप्ट लिया, टेक्निक लिया, कैसे करता है वो सार बता दिया। इसके बाद इलास्ट्रेशन लो, पेंसिल लो, प्रैक्टिस करो। इलास्ट्रेशन में जब हम लोग स्विमिंग सीखते हैं तो हम लोग केले का पेड़ से मैं सीखा, तो इसके बाद कोई टायर से सीखता है,
तो जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं तो केले का पेड़ भी छोड़ देते हैं और टायर भी छोड़ देते हैं, हम लोग तो सीधा तैरना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे बोला, मैं ये नहीं बोला कि खाली इलास्ट्रेशन देख के जाओ, ऐसा नहीं। और सार जो कॉन्सेप्ट घुसाया, फाइनल अकाउंट में सार का काम होता है एडजस्टमेंट समझाना, स्टूडेंट का काम होता है चार्ट में कौन सा साइड में क्या बैठता है वो देखना, याद करना। ये वाला मैं भी याद किया, मेरा पापा भी याद किया, ठीक है। ये वाला याद करना पड़ता है, कुछ चीज़ें याद करना, रोट्टू तूता बनना पड़ता है, कभी कभी स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट का साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये वाला सीखना पड़ता है। कौन सा चीज़ कहाँ बैठेगा वो सब जानना पड़ेगा। एडजस्टमेंट सार सिखा देंगे, सार का हिसाब से बैठा देंगे, सार जैसे बोला उस टेक्निक से हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट भी सार समझा दिया कि ट्रेडिंग, और परीक्षा में याद रखो, पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करो, पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करो, इसके बाद बैलेंस शीट करो, नहीं तो खिचड़ी पका दोगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करो, इसके बाद फाइनल अकाउंट करो। दो मेंटालिटी काम करता है यहाँ पर, वहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम का मैटर काम करता है, और यहाँ पर एसेट बैलेंस शीट में आके एसेट्स लायबिलिटीज का मतलब माइंडसेट काम करता है, इसलिए खिचड़ी हो जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पहले करो, इसके बाद बैलेंस शीट करो, पूरा कंसंट्रेशन लगा के। और एडजस्टमेंट का चीज़ दो जगह जाता है, जनरली दो जगह जाता है, दो जगह ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। अगर देख रहा है हम लोग का देना बाकी है तो लायबिलिटी में बैठेगा, हम लोग को पाना बाकी है ऐसे लग रहा है तो एसेट साइड में बैठेगा। कभी कभी तीन जगह पर जाता है। देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और इंश्योर कंपनी ने 8,000 रुपया देगा बोला, एक्सेप्ट किया, तो ये वाला 5,000 पहले परचेज से माइनस हो जाएगा, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी का नाम पे हम लोग लिख के रखेंगे, सीधा एसेट्स में जाएगा। और जितना लॉस हम लोग मेकअप कर नहीं पा रहा है, दे नहीं रहा है इंश्योर कंपनी, तो 10,000 का सामान जला, 2,000 रुपया पाया नहीं, ये वाला 2,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जाएगा। इतना सा बात है। तो लगभग मैं सब सारे कॉन्सेप्ट को टच कर लिया। अभी बाकी जितना बचेगा, और रेक्टिफिकेशन चैप्टर कराने के बाद कभी कभी होता है ना, परचेज में वो घुस गया, परचेज में फर्नीचर परचेज किया, परचेज में घुसा दिया, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, रेंट दिया लैंडलॉर्ड को रेंट ना लिख के लैंडलॉर्ड लिख दिया, परचेज का एंट्री 2 बार लिख दिया। ये रेक्टिफिकेशन का मामला है, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर अलग है। रेक्टिफिकेशन में वहाँ पर जर्नल सिखाऊंगा, ठीक है। और एक बात बोला तो रिलेटेड जितना ट्रांसफर एंट्री बोला, ट्रांसफर जर्नल कराऊंगा। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब का जर्नल एंट्री कराऊंगा। जीएसटी का कराऊंगा, बैड डेप्ट का जर्नल एंट्री करा दूंगा। सिक्के रखो, परीक्षा में आ सकता है, और सिक्के रखने से फ्यूचर में जाके लाभ होगा, तो ये वाला एक क्लास में करा दूंगा। और एक तो क्लास में देखूंगा, खंगाल के मैं तो लगभग सब सिखा दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, ये भी दिखा दिया आज। एक तो जो कमीशन देके समझाया, अच्छा तो 4 हो गया। डेप्रिसिएशन हो गया, इसके बाद लॉस बाय फायर हो गया, जो कॉमन आता है। इसके बाद मैनेजर्स कमीशन भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, और बाकी रहा और टुक टक बाकी है यार। जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करा लूँगा, तब जितना जबड़ा है सब मिला के एक टू करा दूंगा, पूरा मतलब जितना कोर्स है, कोर्स कंप्लीट कराने के बाद और एक तो फाइनल अकाउंट करा दूंगा, सब मिला के जबड़ा ढाल के। तो परीक्षा के लिए मैं जितना क्वेश्चन परीक्षा के लिए जितना क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबल, सारा मेरा किताब में दूंगा। अभी तो जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया, टेक्निक सिखाया, और तुम लोगों को सिर्फ इलास्ट्रेशन करने के लिए मतलब प्रिपेयर किया। फाइनल अकाउंट मतलब प्रैक्टिकल से भी कर सकता है। तो मेरा किताब लेके जितना शाम से सब सीरियली रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा, और परीक्षा हॉल से निकलने के बाद बोल नहीं सकता है सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट नहीं आया। 110% मिलेगा कॉमन, और बोर्ड का बोल रहा हूँ, मेरा कुछ कॉन्फिडेंस है इसलिए बोला। थैंक यू मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच।